Assalamu alaikum, grade 9. Faiza Nadeem is standing here in front of you with her English lesson. And as usual, she is wishing and praying and hoping that all of you are healthy and safe and have gone wise enough to realize the significance of your academics. एक स्टडी स्केड्यूल डिज़ाइन करो, उसको फॉलो करो, बिकॉज आपका ये 9th 10th का रिजल्ट सारी उम्र आपके साथ रहेगा. ठीक है, क्या करें हम आज? I'll tell you within a second. Let's move on to the today's lesson. जी बेटा और मेरी बिटिया, what we are going to do today? We are going to do all the questions that are dealing with the figures of speech. Figurative language मैंने कहा था ना, यूज हुई है बहुत ज्यादा the daffodils में, poem में. तो आज हम the figures of speech यानी उस figurative language का जितना भी सवाल जवाब है वो करेंगे. Daffodils is unit 5 of your book. It's written by William Wordsworth, who was born in 1770 and died in 1850. William Wordsworth is one of the classic poets of his time. This poem, The Daffodils, is considered to be the classic in English literature. English literature का classic consider किया जाता है ये. ठीक है, इसमें बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई हैं. ठीक है, कौन कौन सी ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे. बिकॉज जब मैंने आपको पैराफ्रेजिंग कराई थी तब मैंने एक फिगर ऑफ स्पीच यानी पर्सोनिफिकेशन का बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. ठीक है, तो आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच का पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली आपकी कॉम्प्रीहेंशन की जो हेडिंग है उसके सिलसिले का बी है. कॉम्प्रीहेंशन का जो मेरा लेक्चर था उसमें ये मैंने नहीं किया क्योंकि मैं इसको इसका ड्यू टाइम देना चाहती थी. तो फिगर्स ऑफ स्पीच का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर बी है. और ये आपसे कह रहा है कि स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 में जो भी आपने सिमिल्स यूज की हैं उनको आइडेंटिफाई करें. ठीक है, जो पोएट ने विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 में सिमिल्स यूज की हैं आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको ढूंढना है और उसको लिस्ट डाउन करना है. तो सिमिल्स आपकी जो यूज हुई हैं वो सबसे पहले पोएट ने अपने आप को एज अ क्लाउड सिमिलराइज किया है. कैसे? उसने कहा है कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. सबसे पहली लाइन बिगिनिंग ही आपकी जो स्टैंजा 1 की है उसमें पोएट अपने आप को क्लाउड के साथ सिमिलराइज कर रहा है. सो ही हैज यूज्ड दिस सिमिल और इसमें वो कहता है कि वो क्लाउड की तरह लोनली और वेल्स एंड हिल्स जो है ना वॉन्डर कर रहा था लोनली. सेकंड जो स्टैंजा है 2, इसमें उन्होंने कंपेयर किया है डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ. जब वो ये कहते हैं कि एज द स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, तो सेकंड स्टैंजा में पोएट ने विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्टार्स के साथ कनेक्ट किया है, सिमिलराइज किया है, आइडेंटिफाई किया है डैफोडिल्स को बाय सेइंग दैट द डैफोडिल्स लुक्ड लाइक द स्टार. और किस तरह से? उसने कहा है कि एज द स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई. एज और लाइक होगा तो हम सिमिल मानेंगे वरना नहीं, ये आपको याद होना चाहिए. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. बी का सेकंड पार्ट पर्सोनिफिकेशन. उसमें उन्होंने कहा है कि पर्सोनिफिकेशन पोएट ने कहाँ यूज की है. पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन बेटा वो होती है जब आप किसी नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज देते हैं. जैसे डैफोडिल्स को उन्होंने कहा है कि दे वर टॉसिंग देयर हेड्स, इधर से उधर हेड्स टॉस कर रहे थे. तो ये उन्होंने पर्सोनिफिकेशन यूज की है, पर्सोनिफाई किया है, ये बताया है कि इस तरह से डैफोडिल्स जो सर हिला रहे थे वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह हिला रहे थे. नेक्स्ट उन्होंने कहा है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि सिमिल के लिए एस, मेटाफोर के लिए एम और पर्सोनिफिकेशन के लिए पी यूज करें. और जो गिवन आपकी स्टेटमेंट्स हैं उसको हाईलाइट करें कि वो सिमिल है, मेटाफोर है या पर्सोनिफिकेशन है. सिमिल क्या होती है? जब दो चीजों को आप कंपेयर करें और उसमें एज और लाइक यूज करें. मेटाफोर क्या होता है? जब आप दो चीजों को कंपेयर करें और उसमें एज और लाइक एब्सेंट हो. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग
ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो टाइम इज मनी इज मेटाफॉर, आप टाइम को मनी से कंपेयर कर रहे हैं, बट यू आर नॉट यूजिंग लाइक और एज। लाइकवाइज एज बिजी एज अ बी, सिंपल है, सामने हमारे पड़ा हुआ है, एज 2 दफा यूज हुआ है, तो ये क्या हुई, ये आपकी सिमील हुई। The wind whispered the rumors of the forest. Can a wind whisper? What is whispering? अली मिस देख रही है, this is whispering, करते हो ना क्लास में। तो can a wind whisper, वो जो rustling of the wind है, जो moving of the wind है through the leaves, उसको उन्होंने personify किया है whispering से। तो this is a personification. As gentle as a lamb, as यूज हो गया है, आंख बंद करके सिमील। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चंस बहुत ऑफन आते हैं, इनको ओवररूल नहीं करना। The sorry engine wheezed its death cuff. Can an engine cuff? यहाँ पर ये पर्सोनिफाई किया गया है कि जब वो engine was about to die, about to expire, the last खाऊ 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 that he did was the death cuff. तो ये क्या हुआ, ये personification हुई, ठीक है। Next sentences, let's move on to the next sentence. The heart of a lion, बहादुर दिल, शेर जैसा, कंपेयर किया है ब्रेवरी से, लेकिन as और like absent है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ metaphor. The apple of my eye, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आई की शेप एप्पल की तरह है, ठीक है, या आपको एप्पल देख के सुकून इत्मीनान मिलता है, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत मुझे लाडला है, ठीक है, ये एक आपकी ईडियम है और ये मेटाफोर है। As cunning as a fox, दो चीजों को कंपेयर किया, cunning को fox के साथ, ये क्या बना, सिमील, क्योंकि as मौजूद है। Brown grass was begging for water. Can a grass beg for water? No. So you are giving the human trait of begging to a non-human thing, that is a grass, and thus this is a personification. ठीक है, as wise as an owl, as, and you have compared the wisdom with the owl's intelligence, thus this is a simile. Blanket of snow, the snow was covering all the grass and it looked as if a blanket was over the grass. So this was a metaphor when we compared the snow with the blanket. And last, as black as a crow, obviously as मौजूद है, ये simile है। उसके बाद आती है आपकी imagery. Imagery क्या होती है? Imagery वो scenes होते हैं, वो figure of speech होती है जिसके जरिए पोएट आपको कोई स्पेसिफिक फीलिंग देना चाह रहा हो, ठीक है, आपकी आंखों के आगे वो पिक्चराइज करना चाह रहा हो। वो विजुअल इमेजरी भी होती है, वो ऑडिटरी इमेजरी भी होती है, ठीक है, और वो फीलिंग्स की या टच की सेंसरी इमेजरी भी होती है। लेकिन यहाँ पर कौन सी इमेजरी यूज हुई है, यहाँ पर इमेजरी यूज हुई है विजुअल इमेजरी, ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज हुई भी है ये मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया। इमेजरी when the poet used descriptive words to make the entire scene appear in front of you, ठीक है, कहाँ यूज हुई है, ये यूज हुई है I wandered lonely as a cloud, lonely wandering, और जब उसने उस wandering को cloud से किया तो आपके दिमाग में एकदम clouds आगे घूमते हुए, आपको मालूम हो गया कि ये clouds की तरह ऐसे आहिस्ता 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 फ्लोट कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर ये विजुअल इमेजरी यूज हुई है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, आपको नहीं भी कलर पता तो आपको आइडेंटिफाई हो गया, गोल्डन, येलो, ब्राइट गोल्ड कलर की डेफोडिल्स, राइट। फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, किस कदर खूबसूरत इमेजरी यूज किया। आप बाकायदा इमेजिन कर सकते हैं कि वो डेफोडिल्स के जो पेटल्स होंगे इस तरह के, ठीक है, वो किस तरह से ब्रीज के अंदर डांस ऑफ फ्लटर कर रहे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सो एज अ विजुअल इमेजरी दिस फ्रेज इज यूज्ड। स्टार्स दैट शाइन,
मुस्तकिल चमकते हुए सितारे, ठीक है, ये भी इमेजरी यूज हुई है टू हाईलाइट के किस तरह से स्टार्स शाइन कर सकते हैं। tossing their head in sprightly dance, tossing their heads, moving their heads, ठीक है, sprightly happy dance। आप बाकायदा आइडेंटिफाई कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि कैसे ब्रांचेस पे डेफिडल्स जो है ना वो डांस कर रहे होंगे, एंड डांसर्स विद द डेफिडल्स, वो वेव्स है वो डेफिडल्स के साथ डांस कर रही हैं, ठीक है, वो भी ऐसे 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 एंजॉय कर रही हैं। कैसा खूबसूरत वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्लेन किया है सीन को कि आपको वाकई इमेजिन कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ यू। So these are all the imageries and the type of imagery that has been used in the poem. Let's move on to the grammar exercises. ग्रामर एक्सरसाइज, सबसे पहली ग्रामर एक्सरसाइज क्या कह रही है? सबसे पहली ग्रामर एक्सरसाइज ये कह रही है कि जो आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं उनको आप बताएं वो किस लिए यूज होते हैं। आपको अगर मेरा नाउन्स का वाला लेक्चर याद है तो वेरी गुड है, अगर नहीं है तो जाके गंदे बच्चों देख के आओ, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल को, एक कलेक्टिव जो एक काम कर रहे हैं, जो एक जगह मौजूद है, एक कलेक्टिव नाम दे दिया और उस कलेक्टिव नाम को हम एज अ कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं और यूं उस ग्रुप ऑफ पीपल को सेंटेंस में सिंगुलर कंसिडर करते हैं। एक जैसे लोग एक जैसा काम करते हुए, जैसे अगर कलेक्शन ऑफ शिप्स हो, जैसे आपकी कलेक्शन ऑफ शिप्स हो तो आप उसको क्या कहेंगे? अ फ्लीट ऑफ शिप इज सेल्ड नियर द शोर। Collection of ships, you know that these are multiple ships, but when we said a fleet of ships, that means that they are innumerable ships that are comprising of one unit, ठीक है। collection of cattle को हम क्या कहते हैं? herd of cattle, a herd of cows, a herd of sheep, ठीक है, herd of goats। तो जो भी cattle की collection होगी वो कहलाएगी herd। likewise singers की collection will be called as choir. A choir of singers will be participating in the next upcoming event, ठीक है, singular consider होगा। A choir of singers is appointed to sing for the next upcoming event। और जो आपका collection of soldiers होता है वो होता है troops। The troops are set for the war. The troop has come for the aid of the soldiers that were fighting or that were living their last breaths, ठीक है, ये आपका troops हो गया। नेक्स्ट आपने preposition of place find out करनी थी पोम में से, in, on, at, over, beside, beneath, ये मैंने आपको निकाल दी है, ठीक है। ना मैं पोएम पढ़ रही हूँ ना मैं उसमें से आइडेंटिफाई कर रही हूँ, मैंने सिंपल आपके लिए लिख दी है, सो दैट इट्स क्लियर फॉर यू। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये कह रहा था कि आप जो गिवन प्रपोजिशंस हैं इनके सेंटेंसेस बनाएं। सबसे पहली है बिहाइंड। सना was hiding behind the curtain while playing hide and seek। छुपन छुपाई खेलते हुए वो कर्टन के पीछे छुप गई थी, ठीक है। beside, Ali go and sit beside आदम, आदम के साइड में बैठ जाओ अली तुम, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टू। whose turn is to bat next to इब्राहिम। इब्राहिम के बाद किसकी बारी है बैटिंग करने की, ठीक है, ओवर। The ball
flew over the head of the fielder. आप दो लिख सकते हो, towards the boundary line और for a 6, towards the boundary or for a 6er. Your choice. Along the river flowed along the Nile Valley. और आप ये भी लिख सकते हो, the Nile river flowed along the valley. Across he ran across the field like a cheetah. चलो, आपने क्या कर लिया, आपने मेटाफॉर यूज कर लिया, नहीं किया सिमिल यूज किया, लाइक प्रेजेंट है, ठीक है, सिमिल यूज करके सेंटेंस बना दिया और इम्प्रेस कर दिया आपने अपने एग्जामिनर को, ठीक है. One sentence of this exercise is left. Let's complete that before we move on to the next topic. Under the ships sailed under the bridge. ब्रिज के नीचे से शिप्स सेल करती रही. इसके बाद बेटा आपकी आ जाती हैं कंजंक्शंस. व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस आर कनेक्टर्स. ख कनेक्टर्स, ख कंजंक्शंस, कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है. दो तरह के कंजंक्शंस होती हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. अगर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करें तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करते हैं, और अगर हम एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करें तो वो होती हैं सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस, ठीक है. क्विक मैंने आपको रिफ्रेश कर दिया. फॉर दिस स्पेसिफिक डिटेल्ड आंसर यू विल हैव टू वॉच माय लेसन बेस्ड ऑन कंजंक्शंस. अब हम आ जाते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें उन्होंने आपसे कहा था कि करेक्ट कॉन्जंक्शन पुट इन करें, वो मैंने कर दिया. मैं सिर्फ आपको रीड करूंगी, आपने अपनी बुक पे साइड बाय साइड सॉल्व कर लेनी है. He ran fast but missed the train. Wait until I return. Work hard lest you should fail. I did not come because you did not invite me. You will get prize if you deserve it. ये तमाम के तमाम fill in the blanks conjunctions के साथ मैंने fill in कर दिए. नेक्स्ट उन्होंने आपसे कहा कि आपने सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कराने हैं कोई भी 5 कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस के और 5 सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस के, ठीक है. तो ये मैंने आपको बताया था कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे तो ये कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन होगी, और एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा तो सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन होगी, ठीक है. अब इसके मैं आपको वर्बली सेंटेंस बना देती हूं, आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है. बट सिंपल है. He ran fast but did not win the race. Or either Aisha or Sana has cheated in the exam. Nor neither Faiza nor Nadeem were present in the meeting. Either you or your best friend has cheated in the exam. So I want to stand first in my exam, so I am studying very hard.
ठीक है, मैंने सारे कंस्ट्रक्ट कर दिए सेंटेंसेस. लेट्स मूव ऑन टू द सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस. बिकॉज आपके सामने एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट इन्वाइट मी. दैट द पेन दैट यू बॉट फॉर मी इज लॉस्ट. However, I know I might not stand first in the exam. However, I will not stop studying hard. Since I have been looking for my pen since last Friday, which I had lost. When the principal came into the class, everybody was busy in doing their independent work. ग्रामर के 2 टॉपिक्स रहते हैं, वो मैं आपको क्रिएटिव राइटिंग वाले लेक्चर के साथ कराऊंगी. ठीक है, क्विक रिकैपिचुलेशन ऑफ टुडेज लेसन. व्हाट डिड वी डू? हमने की फिगर्स ऑफ स्पीच रिवाइज, हमने की सिमिल्स, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन रिवाइज. उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे इस स्पेसिफिक यूनिट के, यूनिट 5 द डेफिडल्स, वो सारे हमने किए. उसके अलावा हमने ग्रामर में किया conjunctions, coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, preposition of place और collective noun. इन सब को रिवाइज करो, रिकैपिचुलेट करो, भूलना नहीं. ये सब आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में किसी न किसी ट्विस्ट के साथ आ जाते हैं, तो अपने आप को मार्क ना करो, अपने आप को लूज ना करो. ठीक है, फायजा नदीम को दुआ में याद रखो. नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह यूनिट 5 के क्रिएटिव राइटिंग और रेस्ट ऑफ द ग्रामर टॉपिक्स का. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो. दुआ में याद रखो और अपनी नमाज कायम रखो. अल्लाह हाफ़िज़.